वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स की। साल 2022 आ चुका है। अब ऐसे में मिलेनियल्स का जो निवेश में बढ़त का जो ट्रेंड हमने 2021 में आते हुए देखा है, क्या उसमें भी आगे चलकर इजाफा होगा? क्या चाहते हैं मिलेनियल्स और किस तरह से निवेश की जो चाल है वो आपके पोर्टफोलियो में बदलनी चाहिए या बननी चाहिए? इस पर इन्फ्लुएंसर्स या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स अगर मैं कहूँ तो वो क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है? मनी मंत्रा में न्यू ईयर स्पेशल्स के तौर पर हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार 2 दिनों से आपको मिलवा रहे हैं इन्फ्लुएंसर से और आज तीसरे दिन हमारे साथ एक और मशहूर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर प्रांजल कामरा जुड़ रहे हैं। प्रांजल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी मंत्रा में। इतने ढेरों आपके फॉलोअर्स हैं, मुझे बताएं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या फिनफ्लुएंसर्स जैसा कहा जाता है आप सभी को, ये बनने की चाह, कामना और भरोसा आप में कैसे आया? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। मैंने ओवर द इयर्स आपको काफी देखा है और आपसे सीखा है, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है नहीं, ऑनेस्टली मैं कहूँ कि ये कोई इच्छा थी या ये मेरा करियर पाथ था। बात ये थी कि मुझे जॉब नहीं करना था और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था, तो मुझे खुद का कुछ करना था। जिसको खुद का कुछ करना है और उसके पास पैसे नहीं है और जिसके घर वाले भी ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, वो क्या करेगा? तो 2017 था, फ्री में 2 चीजें हो सकती थी, ब्लॉग और यूट्यूब। तो क्योंकि वो फ्री में होता है इसलिए मैंने शुरू किया। 1 साल मेरे 60 वीडियोस बनाए, कोई मेरे वीडियोस को देख नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि कोई प्लान बी नहीं था तो आई कंटिन्यूड। और 60 फेलियर्स के बाद आप हर वीडियो के बाद बेटर होते हो, सीखते हो कि क्या गलत कर रहे हो, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों से सीखते हो। एंड 2018 इट क्लिक। चीज़ें आपकी कहानी में अब तक बहुत इंटरेस्टिंग लगी हैं। सबसे पहले उन 2 चीज़ों के अलावा तो आप मुझे फॉलो करते थे, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर, थैंक यू सो मच। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपको जॉब नहीं करनी थी और आपको फ्री में कंटेंट बनाने का एक मौका चाहिए था, जो कि आपको मिल गया। 60 वीडियोस आपने बनाई जिन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ये आपने कितने महीने होते हुए देखा और जब ये हो रहा था तब आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे थे? बिकॉज इन्फ्लुएंसर बनना भी आज की तारीख में आसान नहीं है। अभी तो खैर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन जब आपने शुरुआत की तब भी क्या इतना तगड़ा कंपटीशन था? तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल था। हर वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती थी। मुझे याद है कि मेरे घर के एक कमरे में रोशनी आती थी दोपहर को, जब सूरज उस तरफ से आता था, तो मेरे को दोपहर को वीडियो बनाने होते थे। मेरे पास माइक्रोफोन नहीं था, ट्राइपॉड नहीं था, तो एक चेयर पे किताबें रख के और जब धूप अच्छी हो तब मैं अपने फोन से वीडियो बनाता था, जब सब्जी वाला, फल वाला सब बेच के जा चुके हैं, ताकि उनका ऑडियो ना आए। और पंखा बीच बीच में बंद करता था ताकि पंखे का आवाज ना आए, और हर 2 मिनट में एक नैपकिन से खुद का चेहरा पोंछता था क्योंकि वो पसीना हो जाता था। और इस तरीके से जब आप वीडियोस बना रहे हो, फिर एडिट कर रहे हो, फिर एसईओ कर रहे हो और नहीं चल रहा है, तो बहुत दिल टूटता था। लेकिन कोई प्लान भी नहीं था, मेरे पास नहीं था कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे को कुछ और करना है। मेरे रूममेट, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो वो फाइनेंस में कुछ एक नॉट सो अच्छी कंपनी में वो सेल्स में थे, तो वो अपने एक्सपीरियंस है ना, मुझे मिस सेलिंग के काफी किस्से बताते थे। साल भर में उनके साथ रूम में रहा, इतने मिस सेलिंग के किस्से सुने कि मैंने सोचा मैं ये ज्वाइन नहीं करूंगा, मेरे को इसके खिलाफ कुछ करना है, इसके अगेंस्ट रिबेल करना है। कंपटीशन का जो आपने बोला, तो डेफिनेटली आज ज्यादा लोग कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन मैं ना बहुत ऑनेस्टली आपको एक चीज कहूंगा कि ये साइड इफेक्ट है कि ज्यादा लोग बना रहे हैं तो कंपटीशन है, लेकिन एक एडवांटेज क्या है, क्योंकि मैंने 2017 में शुरू किया, तो उस समय जो मैं बोल रहा था, मैं भी किताबों से पढ़ के बोल रहा था, मैं कुछ नया बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा था, लेकिन भारत में लोगों ने वो सुना नहीं था। तो मैं यूएस की बुक्स पढ़ रहा था और इंडिया में वीडियो में बोल रहा था, वो लोगों ने सुना नहीं था, लोगों को वो बहुत नया लगता था। आज अगर कोई वो सेम चीज बोले तो उसका एडवांटेज भी कुछ हद तक मुझे मिलता है कि ये तो प्रांजल ने पहले बोला हुआ है। हालांकि मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि वो मेरा थॉट नहीं था, लेकिन वो एक एडवांटेज है। तो ऐसा कंपटीशन कभी कुछ हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से वो तमाम लोग जो कि आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं और समझते हैं कि कितना फ्लॉलेसली प्रांजल सारी बातें बोल देते हैं, समझा देते हैं, उसके पीछे की मेहनत आज लोगों को पता चली है हमारे शो पर। लेकिन चलिए प्रांजल, क्योंकि हम मिलेनियल्स पर फोकस कर रहे हैं और आपके साथ डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट की ही हम बातें करेंगे। 2021 को मिलेनियल्स के लिहाज से सम अप कैसे करना चाहेंगे? जी, तो मिलेनियल्स क्या, सभी ने बहुत पैसा कमाया, स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, क्रिप्टोज हो। मैं कहीं डेटा पढ़ रहा था कि इतने सालों में, 40 साल के भारत के
स्टॉक मार्केट के एक्टिव हिस्ट्री में जितने डीमैट अकाउंट खुले हैं उसके 60% ऑलरेडी क्रिप्टो अकाउंट खुल गए पिछले 2 सालों में। तो कोई भी एसेट क्लास हो, चाहे वो कितना भी रिस्की हो, लोगों ने खूब पैसा कमाया है। और इससे ना मुझे एक मेजर डर है कि आदत गलत ना पड़ जाए, हम ये ना समझने लगे कि जो पैसा है यहाँ डाल दो, चाहे क्रिप्टोज हो या स्टॉक्स हो, क्योंकि यहाँ तो पैसा बढ़ता ही है। तो आप अपना इमरजेंसी फंड ना रखो, आप अपनी सेविंग्स उठा लो या बोरो करके पैसा डाल दो, ये हैबिट लोगों में ना आ जाए, इसका मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। होप ऐसा ना हो। मुझे ये बताएं, क्योंकि आप काफ़ी बारीकी से तमाम चीज़ों को ट्रैक भी करते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी हैं, तो आपसे तो खुलकर बातचीत भी हो सकती है। अगर मैं केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो क्या आपने इसी तरह का कुछ डेटा ट्रैक किया है जहां पर मिलेनियल्स का खास रुझान रहा है कुछ स्पेसिफिक तरह के फंड्स में, स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ फंड्स में? इक्विटी में तो उनका रुझान रहा ही है, इक्विटी में पार्टिसिपेशन भी बढ़ते हुए देखी है हमने, टियर 2 टियर 3 से हमने ज़्यादा पार्टिसिपेशन आती हुई देखी हुई है। उसके पीछे भी तमाम वजह हैं, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इक्विटी जहां पर मिलेनियल्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, क्या कुछ ऐसा है प्रांजल? जी, तो जैसा कि अक्सर होता है कि हम लोग रिटर्न्स को चेज करते हैं, कहीं ना कहीं हम हमेशा रिटर्न्स को चेज करते हैं, और किसी भी बुल रन में सबसे अट्रैक्टिव कैटेगरी कौन सी बन जाती है? जितनी छोटी कंपनी, जितना रिस्की बेट अच्छे समय में वो उतना ज्यादा रिटर्न देता है, क्योंकि वो कंपनी के पास अभी वो छोटे स्केल से शुरू कर रही है, पूरा मार्केट है। तो जिस रफ्तार से एक छोटी कंपनी ग्रो कर सकती है, एक टीसीएस एचयूएल नहीं ग्रो कर सकती। जिस कारण हमने देखा कि अगर मैं पिछले साल की बात करूं, सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए स्मॉल कैप फंड्स ने, उसके बाद रिटर्न्स दिए मिड कैप्स ने। तो जितनी छोटी कंपनी उतना रिटर्न, जिसके कारण इनफैक्ट मुझे, हम लोग हर साल हमारे रिसर्च डेस्क से एक हर कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स निकालते हैं। और मुझे याद है कि पिछले साल जब हमने एक्सिस स्मॉल कैप रिकमेंड किया था, तो आई वाज हैप्पी टू सी उनका स्टॉक सिलेक्शन, और उसका एयूएम था 300-350 करोड़ के आसपास। और इस साल जब हम फिर से बैठे इस साल की लिस्ट रिफ्रेश करने, तो वी वर शॉक्ड टू सी कि एयूएम उसका 5-6 हजार करोड़ के आसपास है, और हमको 2 बार सोचना पड़ा उसके बारे में फिर से। तो 12 गुना उस फंड का एयूएम बढ़ा एक साल में। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कितना ज्यादा मोमेंटम चेजिंग हुई है, लेकिन ये ना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है अगले साल। बिल्कुल, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, ये भी मुझे जानना है। स्मॉल कैप मिड कैप भले ही अगले साल या 2022 में परफॉर्म वैसे ना कर पाए, लेकिन निवेशक तो आपको फिर भी रहना ही चाहिए इसमें। डाइवर्सिफिकेशन का शायद बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। साल 2022 आप उसका आकलन कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, इसके 2-3 फैक्टर्स हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इन जनरल अच्छे मार्केट में स्मॉल कैप्स कितना भी रिटर्न दे, और लेकिन उसका एक डाउन साइड ये होता है कि बुरे मार्केट में जब कंसोलिडेशन होता है, तो वही कंपनियां सबसे पहले होती हैं जो मार्केट से स्क्वीज आउट हो जाती हैं। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही हो ना, तो वीकेस्ट प्लेयर सबसे जल्दी बैंकरप्ट होता है, जो स्मॉल कैप्स के साथ होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अच्छे दिन के बाद मार्केट में बुरे दिन भी आते हैं, और स्मॉल कैप्स बुरे दिन के लिए बाय स्ट्रक्चर, बाय डिजाइन तैयार नहीं होते। तो मेरी हमेशा से फेवरेट कैटेगरी रही है, पहले मल्टी कैप होती थी, रिक्लासिफिकेशन के बाद अब फ्लेक्सी कैप फंड्स जो हैं वो मेरी फेवरेट कैटेगरी है अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है कि ठीक है, मैं अपना पैसा एक एक्सपर्ट को दे रहा हूं, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को दे रहा हूं, वो मेरा पैसा मैनेज करे। फ्लेक्सी कैप में ना फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसे लग रहा है स्मॉल कैप अच्छा नहीं है, तो वो पैसे को निकाल के मिड कैप में लगा दे या लार्ज कैप में लगा दे। जब स्मॉल कैप या मिड कैप फंड है ना, तो फंड मैनेजर के हाथ भी बंधे हुए हैं। तो आपने अपना पैसा एक ऐसे इंसान को दे दिया जिसके हाथ बंधे हुए हैं। तो सेफर ऑप्शन ये रहेगा कि आप फ्लेक्सी कैप की तरफ जाइए। बुल मार्केट में जैसे टीयर अवे रिटर्न्स मिलते हैं, वैसे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और बुरे मार्केट में आपको प्रोटेक्शन भी बहुत बेटर मिलेगा। तो डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप मेरी कैटेगरी होगी अगले साल के लिए। अच्छा, अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो नए तरह के फ्लेवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हम देखते आए हैं प्रांजल, उन पर भी हम बात करें। इसमें ख़ासतौर से हम एनएफटी और क्रिप्टो को तो भूल ही नहीं सकते। हालांकि ये एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल के हिसाब से हम देखें तो इतने फेवर्ड नहीं है, लेकिन मिलेनियल्स को काफ़ी शौक है इनमें निवेश करने का, उनमें काफ़ी दिलचस्पी है। इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी तो ऐसा है कि अक्रॉस एज ग्रुप्स हम देख रहे हैं कि इसमें उनकी दिलचस्पी बड़ी है।
इनके लिए आप क्या कहेंगे? हम हमेशा से सलाह देते आए हैं कि बुनियादी स्ट्रक्चर आपका जो पोर्टफोलियो है उसे आप मजबूत बनाएं, उसके ऊपर अगर आपको लगता है कि आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो आप इस तरह के निवेश विकल्पों को ट्राई करें। लेकिन इसके बजाय अगर आपको डाइवर्सिफाई करना ही है तो एनएफटी क्रिप्टो को छोड़कर क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर देखें, क्यों ना रीट्स जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में देखें, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मतलब हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि कई बार ना हम क्रिप्टो को बिल्कुल अम्ब्रेला मान लेते हैं कि क्रिप्टो या तो सेफ है या तो अनसेफ है। तो जैसा स्टॉक्स के बारे में आप ऐसा एक रैंडम स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए कि नहीं, रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, गोल्स पे डिपेंड करता है, आपकी समझ पे डिपेंड करता है। तो क्रिप्टोज में हमें ये जान के हैरानी होगी कि कुछ ऐसे क्रिप्टोज हैं जिनको हम स्टेबल कॉइन्स कहते हैं। तो बेसिकली एक स्टेबल कॉइन के पीछे $1 एज एन एंकर पड़ा हुआ है। तो अगर वो डॉलर ऊपर नीचे होगा तो जो क्रिप्टो उस डॉलर से पेग्ड है वो ऊपर नीचे होगा। तो कुछ इस तरीके के स्टेबल कॉइन्स भी हैं, लेकिन अभी क्रिप्टो के बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सेफ अनसेफ। अभी जब तक लॉ क्लियर नहीं हो जाता, उम्मीद है 1-2 महीने में क्लैरिटी आ जाएगी। आप अभी ये रिस्क नहीं लेना चाहते, क्रिप्टोज कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, सारी जिंदगी क्रिप्टोज अवेलेबल होंगे। भारत में थोड़ी क्लैरिटी आने दीजिए, उसके बाद इसको एज एन ऑप्शन सोचिए। और दूसरा कि क्रिप्टोज में हम निवेश क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में जो रेवोल्यूशन आने वाला है उसका फायदा उठाना चाहते हैं। जो मेटावर्स आने वाला है, डिजिटल इकोनॉमी आने वाली है, उसका एक प्रॉक्सी प्ले होता है क्रिप्टो। तो उसके भी ना अगर आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अभी ही रिसेंटली फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा किया, क्योंकि वो अपना एक होराइजन नाम का मेटावर्स बना रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं, आगे जाके वर्चुअल वर्ल्ड विल बी एज बिग एज द रियल वर्ल्ड, हम अपनी जिंदगी का 10 घंटे वर्चुअल वर्ल्ड में बिताएंगे, तो आप, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप फेसबुक का शेयर खरीद सकते हैं। कई ऐसी कंपनीज हैं जो इन मेटावर्सेस के लिए सॉफ्टवेयर बना रही है, आप उन कंपनीज की तरफ जा सकते हैं। कई ऐसे गेम्स हैं, ऐसी मूवीज हैं जिसके लिए टाटा एलेक्सी ने कुछ वीएफएक्स का काम किया है, आप उसको और फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। तो आप फ्यूचर को क्रिप्टो के जरिए ही प्ले करें, ऐसा सही नहीं है, स्टॉक्स के जरिए भी आप फ्यूचर रेवोल्यूशन को प्ले कर सकते हैं। चलिए, तो ये चर्चा तो यहाँ पर लगी रहेगी, लेकिन इस बीच गोरखपुर में टाइम्स ऑफ इंडिया डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव हो रहा है। सीधे वहीं का रुख करते हैं जहाँ पर ज्योति प्रकाश जायसवाल बोल रहे हैं। बनेगा तो भी वो अपना काम, जैसे अगर मान लीजिए ओडीओपीओ में कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है और उसको एक सिलाई मशीन अगर प्राप्त हो जाती है तो अपने घर का तो काम कर ही ले रहा है, छोटा मोटा काम कर लेता है। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो उद्योग की तरफ जाने के लिए तो उसको वित्तीय इसी ओडीओपी प्रोजेक्ट के अंदर वित्तीय सुविधा देने की सुविधा है, और इस तरह से उसको सुविधा मिलती है जिसमें 25 से 35% तक गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में दे रही है। तो इस प्रकार धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमें लगता है कि जो छोटे उद्यमी हैं वो, और जो कारीगर हैं उद्यम की तरफ जा रहे हैं, जो उद्यमी हैं वो बड़े उद्यम की तरफ जा रहे हैं, और इससे लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और एक आत्मनिर्भर होने का सपना जो सरकार ने देखा है वो फलीभूत हो दिखाई दे पड़ा। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि सरकार में जो भी योजनाएं हैं बिल्कुल ऑनलाइन है, एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन है, योजना की प्रगति रिपोर्ट भी आपको मिल रही है, आपकी जो बैंक की लोन की फाइल है वो भी ऑनलाइन जा रहा है। और इस दौरान, कोविड के दौरान भी सरकार ने क्रांतिकारी काम किया है। उसमें यह किया है कि कोई भी काम रुका नहीं, उद्योग भी चलते रहे, ट्रेनिंग भी होती रही है, लोगों को उसका लाभ भी मिलता रहा है, लोन भी अप्रूव्ड होते रहे, उद्योग लगते भी रहे। तो मैं कह सकता हूं कि ये ओडीओपी प्रोजेक्ट के लगने से हर जिले का एक नाम हुआ है कि किस जिले में कौन सा उत्पाद है, इसकी एक ब्रांडिंग हुई है और एक जिले की पहचान है कि इस जिले में कौन कौन से उत्पाद हो रहे हैं। जैसे गोरखपुर में पहले टेराकोटा का प्रोजेक्ट था, उसके बाद से रेडीमेड गारमेंट्स भी जुड़ गया। कुशीनगर केले के रेशे से जो कपड़ा तैयार हो रहा है वो कैंसर के मरीज पहनते हैं और बाहर भी जा रहा है। देवरिया में रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, सजावटी सामान का काम है, महाराजगंज में फर्नीचर का है। इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक ब्रांडिंग हो गई है और जिला उस उत्पाद के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से ये जो उत्पाद है काफ़ी सस्ता है, रिजनेबल है और इसकी खपत बहुत ज़्यादा है, दूर दूर तक लोग इसकी सप्लाई कर रहे हैं। इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था भी सरकार ने की है जो बहुत अच्छी तरह से इसकी सप्लाई हो रही है।
इनका भुगतान भी समय से हो रहा है और धीरे धीरे योजना बहुत स्पीडली आगे बढ़ रही है। हमें लगता है कि धीरे धीरे वो कारीगर आत्मनिर्भर हो रहे हैं और ये आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही सरकार ने एक योजना की, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ये भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही आकांक्षा योजना है और जिसको वो बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और बार बार इसको रिव्यू कराते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो कुशल कारीगर हैं, जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, कुम्हार, हलवाई, मोची आदि, यह जो हस्तशिल्पी शिलाकार हैं, जिनके आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करने हेतु तथा उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए बनाई गई है। यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 6 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसमें सरकार की तरफ से जो ट्रेड पर काम कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल मॉडर्न न्यू टेक्निक की मशीनें फ्री में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ताकि उनका जो लागत मूल्य है, कम लागत पर वो अच्छे चीज़ों की उत्पादन कर सकें, उनकी ब्रांडिंग हो सके और वो अपने उत्पाद को अच्छे मार्केट में उचित मूल्य पर बेच सकें, जिससे उनका आय में वृद्धि हो और इससे स्थानीय कारीगरों के जीवन को स्तर को सुधारा जा सके। आय में वृद्धि होगी और वो आत्मनिर्भर बनेंगे। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार हो रहा है। अंत में मैं 2 बातें कहूँगा। इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और सरकार के अंदर जो काम करने वाले अधिकारीगण हैं उनके भी सोच में काफ़ी बदलाव आया है। निरंतर जो चीज़ें लागू की जा रही हैं उसको हमेशा मॉनिटर किया जा रहा है। इससे इसका अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है और हमें लगता है कि निकट भविष्य में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इधर सरकार ने विकसित किए हैं, जिसके वजह से तमाम इंडस्ट्रियाँ आएंगी और इंडस्ट्री की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी बड़ा है और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी सरकार इस तरह के चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर इस पूर्वांचल का विकास होगा और बहुत सारे उद्योग धंधे लगेंगे, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रांजल कामरा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रांजल, मुझे बताएं, आपने जो अपनी पहली वीडियो निकाली थी वो किस पर थी? हाँ, ये सवाल ऐसा है, मैंने कभी सोचा नहीं, अब इतने साल हो गए। शायद था बैलेंस शीट पे था कि एनुअल रिपोर्ट पढ़ने पे था। सॉरी, मेरे को अब ध्यान, क्योंकि डिलीट कर दिए वो वीडियोस, इतने बुरे थे कि मैंने शुरू के अपने 30-40 वीडियोस डिलीट कर दिए। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप उसको ढूंढें, कहीं ना कहीं तो आपने सेव कर रखी होगी, तो उसको ढूंढें। एक्चुअली मेरे को बिल्कुल ही सोशल मीडिया आता नहीं था। अच्छा। तो मैंने पहले 60 वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए। हाँ। 1-1.5 महीने में। ऐसा नहीं कि मैं हर हफ्ते बना रहा था और डाल रहा था। तो 60 वीडियोस एक साथ रिकॉर्ड करे, फिर अगले 2 महीने सबको एडिट किया, फिर अगले 2 महीने सबको डाला। बाप रे। तो इसलिए मुझे ध्यान ही नहीं है कि क्या था। मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक स्ट्रगल है और हार्डवर्क है। हालांकि दर्शकों को हम बता रहे हैं कि उन्हें अपनी शुरुआत कैसे करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की ग्राफिक्स के जरिए, जो कि स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन प्रांजल, अहम सवाल ये है कि 2022 में अब क्या नई वीडियोस आप बना रहे हैं? अब मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसके 3 वीडियोस आए हैं, बिजनेस गेम, जिसमें हम अलग तरीके से, इन डेप्थ तरीके से बिजनेस मॉडल्स को लोगों को समझाना चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूं कि लोग सोचते हैं जोमैटो पैसा कैसे कमाएगा, तो हम ये नहीं देखते कि जोमैटो को हर शहर, हर मोहल्ले का फूड प्रेफरेंस पता है। तो अगर उस मोहल्ले में, आपके शहर के किसी मोहल्ले में किसी को रेस्टोरेंट डालना है और जोमैटो बोले कि हम कंसल्टेंसी देते हैं कि आप साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोलो कि चाइनीज की नॉर्थ इंडियन, कौन से मेन्यू आइटम लोग ऑर्डर करते हैं और क्या प्राइसिंग रखो, तो इस तरह के डेटा के लिए लोग पे करेंगे। तो ये बिजनेस मॉडल्स मेरा समझाना अगले साल का लक्ष्य है। अच्छा, तो अगले साल के लिए कोई अगर डायरेक्ट इक्विटी में निवेशित रहना चाहता है तो किस तरह के सेक्टर्स का चुनाव करे? राइट, सो कुछ मैं इन्वेस्टिंग को बहुत सिंपल रखता हूं। हमारे रिकमेंडेशन, हमारा जो रिसर्च डेस्क है वो भी, उनको भी एक क्लियर इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि हमेशा ना चेंज के पीछे मत भागिए। क्या बदलने वाला है, सबसे बड़ा मेटावर्स क्या होगा, सबसे बड़ा ब्लॉकचेन क्या होगा, ईवी में लीडर कौन होगा, क्योंकि इस दुनिया में ना प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हमको एज अ रिसर्च हाउस प्रिडिक्शन के पीछे नहीं जाना है। हम लोग फ्लिप कर देते हैं, हम लोग ये बोलते हैं क्या नहीं बदलने वाला है। तो क्या आप 10 साल बाद भी टूथपेस्ट यूज करेंगे, क्या आप 10 साल बाद भी जूते पहनेंगे, इसको इतना सिंपल रखते हैं और फिर सोचते हैं उनमें लीडर कौन होगा।
क्योंकि ये सेटल्ड कैटेगरीज हैं, इनमें हमको पता है कि 20 साल से लीडर कौन है, तो ये प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है कि आगे लीडर कौन होगा। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या वाइट गुड्स की अगर हम बात करें, हम सबको पता है कि भारत में एक आम आदमी, मिडिल क्लास के पास धीरे धीरे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। अब जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, हम क्या चीजें खरीदते हैं? हम सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर से डबल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, हम कूलर से एसी खरीदते हैं, शायद आगे जाके हम डिश वॉशर खरीदें, हम लोगों के यहाँ माइक्रोवेव अवन आता है। वो गुड जो हम घरों में रखना चाहते हैं, जो हमारी हर दिन की लाइफ आसान बनाता है। और अगर हम डेटा देखिए ना, तो भारत में रेफ्रिजरेटर का पेनिट्रेशन दुनिया के मुकाबले बहुत कम है। एसी का पेनिट्रेशन तो बस अभी शुरू हुआ है, भारत में एसी लगने अब शुरू हुए हैं। हम सबको पता है कि आज जितने एसी है, उससे 10 साल बाद भारत में कई गुना ज्यादा एसी होंगे। ये सिंपल है, इसमें कुछ प्रिडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये इंडस्ट्री नई नहीं है, भारत में फ्रिज 50 साल से बिक रहा होगा, एसी 20 साल से बिक रहा है, तो लीडर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। हमको पता है उन कैटेगरीज में कौन सी कंपनी अच्छी है, और हमको ये भी पता है कि उस कैटेगरी में अभी 10x ग्रोथ आनी है। तो आपने जो जो बहुत सारा एनालिसिस होता है जिसमें हाँ। गलत होने की गुंजाइश होती है, हाँ। वो आपने हटा दिया। हाँ। तो एक, मुझे ये सेक्टर बहुत पसंद है। सेकंड सेक्टर की मैं बात करूं थोड़ी तो समय finance। की कमी है, तो संक्षेप में अब आप जवाब दे सकते हैं क्या? जी, तो फिनटेक सेक्टर, चाहे Right. डिजिटल लेंडिंग हो, वेल्थ मैनेजमेंट हो, इस तरह के सेक्टर। चलिए प्रांजल, बहुत अच्छा लगा आप शो पर आए और बारीकी से आपने निवेशकों की नब्ज में फिलहाल किस तरह की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को लेकर चाहत है उसे समझाया, और आगे किस तरह का रुझान रह सकता है इन्वेस्टमेंट को लेकर। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जब आप जैसा कोई शख्स आता है शो पर, तो हमें भी पता चलता है कि मिलेनियल्स जो हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर कितना सीरियस हो गए हैं, कितनी जागरूकता जो है उनमें भी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए। मनी मंत्रा में मुझे भी इसी के साथ इजाजत दे, लेकिन मनी मंत्रा एक ऐसा शो है जहां पर हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जिसके लिए आपको हमसे सवाल पूछने होंगे। सोशल मीडिया पर तो आप पूछ ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अपने सवाल आप हमें वीडियो के जरिए रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, अपने कैमरा में जाइए और वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए वो वीडियो हमें 9619873567 पर अपने सवाल हमें भेजिए। नमस्कार।